हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए समाजशास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है और आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो है चैप्टर 6 की। पिछली वीडियो का टॉपिक था अपराध, अपराध के सिद्धांत, अपराध की अवधारणा। आज का हमारा टॉपिक है दहेज, तलाक और घरेलू हिंसा। तो ये तीनों भी अपराध के एक स्वरूप ही कहे जाते हैं। और जैसे कि हमारे पेपर का नाम है सामाजिक विघटन या फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो ये टॉपिक्स भी समाज को विघटित करने में, डिसऑर्गेनाइज करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। दहेज का अर्थ। दहेज भारतीय समाज के लिए कोई नवीन समस्या नहीं है। इतना आवश्यक कि आदिकाल से चली आ रही यह समस्या अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। यानी दहेज लेने या देने की जो समस्या है वो हमारे समाज का कोई नवीन कंसेप्ट नहीं है, कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही ये लेन देन, दहेज लेना और देना, इसकी समस्या चली आ रही है। लेकिन आज क्या है, आज के हमारे डिजिटल मतलब कि लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हैं, इतना ज़्यादा डेवलप हो गए, लेकिन फिर भी आज तो और ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ गई है। आज तो और भी ज़्यादा इस समस्या ने अपना रूप विकराल कर लिया है। और दहेज लेना देना आज तो पुराने ज़माने से 4 गुना ज़्यादा हो गया है। तो क्या है, अब इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर रही है। लेकिन ये समस्या कोई प्राचीन नवीन समस्या है, नवीन अवधारणा नहीं, बल्कि ये बहुत ही प्राचीन समस्या है। दहेज शब्द जितना सरल लगता है, इसका अर्थ उतना ही कठिन है। यानी दहेज छोटा सा शब्द है, 3 अल्फाज का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा जटिल है। सामान्यतः दहेज का अर्थ उस राशि, वस्तु या संपत्ति से लगाया जाता है जिससे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करते हैं। यानी दहेज का मतलब, बेसिकली दहेज का मतलब क्या है कि जो लड़की के माँ बाप अपना लड़के वालों को देते हैं अपनी लड़की को विदा करते वक्त, उसे दहेज कहा जाता है। अब ये दहेज राशि के रूप में भी हो सकता है, वस्तु या फिर संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, जिससे लड़की के माँ बाप या कन्या पक्ष के लोग शादी के अवसर या शादी के दिन या शादी से पहले लड़के पक्ष को देते हैं। अंग्रेजी भाषा के नवीन वेबस्टर शब्दकोश में इसी अर्थ में परिभाषित किया गया, अर्थात दहेज ऐसा धन, कीमती उपहार, सामान अथवा संपत्ति होती है जो वधू वाले अपने वर से के लिए अपने माँ बाप के घर से लेकर आती है। यानी हम कितना भी मॉडरेट करके इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करें, लेकिन इसका अर्थ वही है कि दहेज एक ऐसा धन, एक ऐसा कीमती उपहार या फिर सामान या संपत्ति होती है जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं, या उनके लड़की अपने घर से, अपने माँ बाप के घर से लेकर आती है, वो सभी कुछ दहेज कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दहेज को वह संपत्ति बताया गया जो एक स्त्री अपने पति के लिए विवाह से समय लाती है। वही बात आ रही है कि दहेज वो संपत्ति है जो एक पत्नी अपने पति के घर जब आती है विदा होकर, तो जो अपने साथ कीमती सामान, जो भी गिफ्ट्स वगैरह लाती है, वो सब कुछ दहेज के अंदर आता है। दहेज निरोधक अधिनियम। तो 1961 में दहेज को इन शब्दों में परिभाषित किया गया। दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में एक ने दूसरे पक्ष को या फिर विवाह में भाग लेने वाले पक्षों में से किसी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद विवाह की शर्त के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी हो या देना मंजूर हो। यानी दहेज निरोधक जो अधिनियम बना 1961 में, उसके तहत ये कहा गया कि जो लोग डिमांड करते हैं, जो शर्त रखते हैं, मांगते हैं, तो ये शादी से पहले या तो पूरी की जाती है, शादी के बाद की जाती है, या इन बिटवीन शादी के टाइम पूरी की जाती है, लेकिन एक पक्ष दूसरे पक्ष के माता पिता या वर पक्ष को देता है। मैक्स रेडिन के अनुसार दहेज वह संपत्ति जो वर अपनी शादी के समय वधू या वधू के परिवार से प्राप्त करता है। यानी दहेज वह संपत्ति, वो राशि जो एक लड़के वाले, मतलब एक लड़का अपने बीवी के, अपने पत्नी के परिवार से प्राप्त करता है। चार्ल्स वेनिक तथा मैक्स रेडिन के अनुसार दहेज की परिभाषा उन बहुमूल्य वस्तुओं या संपत्ति के रूप में दी गई जो वर पक्ष विवाह के समय कन्या पक्ष से प्राप्त करता है, परंतु यह दहेज के सही अर्थ नहीं है। यानी चार्ल्स वेनिक कह रहे हैं कि दहेज का सही अर्थ ये नहीं है कि जो संपत्ति मिली हो, जो सामान मिला हो, वही दहेज है, अपितु जो लड़की के माता पिता अपनी स्वेच्छा से देते हैं वो सब कुछ दहेज के अंतर्गत आता है। दहेज के कारण। तो पहला है
विवाह की अनिवार्यता। हिंदू धर्म में कन्या का विवाह करना हर माता पिता के एक अनिवार्य मूल कृत्य धार्मिक कृति बताई गई। धार्मिक विचार के कारण पुण्य की प्राप्ति और पाप के भय से विवाह एक अनिवार्य कृत्य हो गया है। यानी विवाह की अनिवार्यता, जो ये शादी कंपलसरी जो हो गई है, इसमें क्या है, धार्मिक लोगों के अनुसार या फिर हिंदू धर्म के अनुसार कन्या का विवाह करना एक पुण्य का कार्य है। कन्या दान करना पुण्य का कार्य कहा जाता है और एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य भी बताया जाता है। परंतु विवाह की यह अनिवार्यता उन कन्याओं के पिताओं के लिए समस्या बन गई जो कुरूप एवं विकलांग होते हैं। ऐसी कन्याओं से कोई पुरुष उसी स्थिति में विवाह करता है जब उसे इससे बड़ा आर्थिक लाभ हो। ऐसी कन्याओं से विवाह की समस्या को सुलझाने के लिए माता पिता बड़ी मात्रा में धन देने लगे। इसी बाद में दहेज प्रथा का स्वरूप ले लिया। यानी दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण ये है कि विवाह की अनिवार्यता, जो हम लोगों ने शादी को कंपलसरी कर दिया कि शादी करना ही बहुत जिंदगी में सब कुछ है। और फिर जो अमीर माँ बाप है वो अपने बच्चों अपनी बेटियों को तो अच्छे से अच्छा सामान, पैसा, घर सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जो गरीब माँ बाप है जिनके घर में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही बड़ी मुश्किल से वो जीविका उपार्जन करते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से कमाई होती है, और या फिर ऐसे माँ बाप जो विकलांग है, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से दें। तो जब ये कंपटीशन बढ़ने लगा तो जो नीचे स्तर के लोग भी थे तो वो भी सोचने लगे कि ये चलन बन गया है कि शादी में गाड़ी देना है, शादी में ये देना है, शादी में वो देना है, तो ये चलन बन गया। और गरीब माँ बाप भी सोचने लगे कि ये दिया जाता है तो हमें भी देना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि जो इनकी मतलब ऐसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति से लड़ते हुए कर्जा लेकर, तरह तरह से मतलब कि कर्ज लेकर या फिर लोगों से हेल्प लेकर अपनी बेटी को विदा करते हैं, उनको दहेज देते हैं। तो ये सभी जो समस्याएं हैं ना, जो लड़कियों की शादी में समस्याएं आने लगी, इन सभी के कारण माता पिता बड़ी मात्रा में धन देने लगे या फिर सामान देने लगे, और इसी ने आगे चलकर दहेज का रूप भी धारण कर लिया। क्योंकि जब लड़कियों को बहुत ज़्यादा सामान मिलने लगा तो लड़के वालों का भी मतलब लालच जाग गया कि ऐसी जगह ही अपने बेटे की शादी करेंगे जहाँ इतना सामान मिलेगा, इतना जेवर मिलेगा, 4 व्हीलर मिलेगी। तो ये सब क्या है कि ये लालसा जो है ना, इसने ही गरीब तबके की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए रिश्तों के दरवाजे बंद कर दिया, और इस वजह से ही गरीब माँ बाप अपनी बेटियों को रिश्ता करने के लिए परेशान रहते हैं, फिर तरह तरह से सामान देते हैं और यही सब दहेज बनने लगता है। नेक्स्ट है धन के महत्व में वृद्धि। वर्तमान समय में भौतिकवादी विचारधारा के कारण धन का महत्व बढ़ गया है। इससे दहेज प्रथा और अधिक सशक्त हो गई है। आज धन सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार हो चुका है। इसी कारण विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी अर्थ लाभ का साधन समझा जाने लगा। यानी धन की महत्वता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारे आज के युग में कि दहेज प्रथा और भी ज़्यादा प्रबल और भी ज़्यादा सशक्त हो गई है। आज के दौर में हाथ पे, लड़के वालों के हाथ पे पैसा रखना, चाहे 50,000 रखे, चाहे 1 लाख रखे, चाहे 20,000 रखे, हाथ पे पैसा रखना या फिर उन्हें उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान के लिए कुछ करना, ये सब क्या है, ये विवाह के अंतर्गत आ गया। जबकि विवाह तो एक पवित्र संस्कार है, एक पुण्य का काम है, लेकिन जब इसमें दहेज या फिर पैसे का लेन देन शामिल हो गया तो इसने ही बहुत ज़्यादा एक अभिशाप के रूप में अपना रूप बदल दिया। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह के चलन से उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ती गई। उच्च कुल के लड़कों के पिता ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी धनराशि की मांग करने लगे और इस प्रकार प्रथा का उदय हुआ। जो अनुलोम विवाह है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो उच्च कुल के पुत्र हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग ऊंची जाति में शादी करने लग गए और इससे क्या है कि ऊंचे कुल के जो माता पिता हैं वो बड़ी बड़ी धनराशियों का मांग करने लगे और इससे ही दहेज प्रथा, मतलब इस प्रथा का उदय भी हुआ। अंतर्विवाह के नियम के कारण किसी भी कन्या का विवाह उसी की जाति अथवा उपजाति के पुरुष से होना आवश्यक है। इस कारण विवाह का क्षेत्र सीमित हो गया। एक जाति के भीतर योग्य वरों की संख्या कम हो गई। इसके कारण एक अनार 100 बीमार जैसी हालत हो गई। वरों की संख्या कम होने के कारण उनके मूल्य में वृद्धि हो गई और इस तरह दहेज प्रथा विकसित हो गई। यानी जो अंतर्विवाह है कि हम अपनी ही जाति के लड़की से या फिर अपनी जाति के लड़के से विवाह करेंगे, उससे बाहर नहीं करेंगे। इससे क्या है कि उस जाति में अच्छे लड़कों की पहली चीज़ तो कमी हो गई, फिर लड़कों की कमी हो गई, और फिर अपनी बेटी को अपने ही कास्ट में हमें विदा करने के लिए, शादी करने के लिए हम उनकी डिमांड्स को भी मानने लगे, दहेज देने लगे। तो ये सभी क्या है, इससे जो मूल्य में वृद्धि हुई इसने ही दहेज प्रथा को विकसित कर दिया। तो अंतर्विवाह भी एक दहेज प्रथा को बढ़ावा देने का एक प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान है।
है महंगी शिक्षा प्रणाली। माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा आदि दिलाने के लिए बहुत अधिक आर्थिक व्यय करते हैं। इस शिक्षा में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अतः लड़के के माता पिता उसके विवाह द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं ताकि इस खर्च की गई राशि ब्याज सहित मिल जाए। यानी महंगी शिक्षा प्रणाली के तहत हर माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, मेडिकल्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब की शिक्षा देने लगे। इस सब में पैसा बहुत लगता है। तो जो इन्होंने पैसा खर्च किया है कि किसी की बेटी आके राज करेगी, तो इसके बदले में पैसे की डिमांड करने लगे कि हमने जो अपने बेटे पर पैसा लगाया वो हमें मिले। तो ये सभी कारण भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देने लग गए। नेक्स्ट है एक पापपूर्ण चक्र। दहेज एक ऐसा पापपूर्ण चक्र बन गया जो स्वचालित है। यानी दहेज एक ऐसा चक्र है जो स्वचालित हो गया, खुद चलता है। इसी कारण इस चक्र को रोकना इतना सहज नहीं है। अधिकांश लोग अपने लड़कों के विवाह में अधिकाधिक दहेज की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी कन्याओं से विवाह के लिए दहेज देना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से इस प्रथा की उपेक्षा करना कठिन हो जाता है और यह चक्र अनावरत रूप से गतिवान रहता है। यानी बहुत से लोग इसलिए भी दहेज मांगते हैं कि भाई हम भी तो किसी को देंगे ना। बहुत से लोग इसलिए भी दहेज मांगते हैं कि हमें भी तो किसी को देना पड़ेगा, तो हम क्यों ना ले। तो ये जो चक्र है ना, ये जो गति मतलब कि बिना रुके ये जो चक्र चलता रहता है ना, इसके कारण भी दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। बात करते हैं दहेज प्रथा के कुप्रभाव या फिर हानि दोष के बारे में। यानी दहेज प्रथा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानि होती है और इसके क्या दोष हैं। पहला है अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि। यानी दहेज प्रथा के एक प्रमुख कारण अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि होना भी है। दहेज के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं। अनेक ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह सूत्र में नहीं बन पाती, मानसिक विपक्षती का शिकार हो जाती है। यानी दहेज प्रथा के कारण अविवाहित लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि लड़के वालों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गरीब तबके के लोग या फिर माँ बाप नहीं पूरा कर पाते। इस वजह से उनके घर में रिश्ते भी कम आते हैं और इससे उन लड़कियों की शादी में भी दिक्कत आने लगती है। तो ये क्या है कि लड़कियां चाहे जितनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन जो ये डिमांड्स होती है ना, इन डिमांड्स की वजह से शादी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और कुछ लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं। तो ये भी दहेज प्रथा का एक बहुत बड़ा कुप्रभाव है। नेक्स्ट है पारिवारिक संघर्ष। दहेज प्रथा अनेक पारिवारिक संघर्षों एवं तनाव को जन्म देता है। दहेज कम मिलने पर नववधू को तरह तरह कष्ट दिए जाते हैं, उसे हर समय दहेज का उल्लंघन दिया जाता है। इसमें नववधुओं की हीनता की भावना जन्म लेती है और उनका जीवन बड़ा ही कष्टदायी हो जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तो दहेज की राशि के लिए पिता, पुत्र एवं अन्य पारिवारिक सदस्य के भी झगड़े भी हो जाती है। यानी दहेज प्रथा के कारण पारिवारिक संघर्ष सच में बढ़ जाते हैं क्योंकि जब कोई लड़की अपने घर से लिमिटेड सामान लेकर ससुराल जाती है और ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या, ससुराल वाले लड़की को टॉर्चर करने लगते हैं, हर तरह तरह से कष्ट देने लगते हैं, उससे ताना देना, उसे बातें सुनाना, उसकी उल्लंघना करना, उसकी अवहेलना करना, तो उसकी हीन भावना से देखना, ये सभी क्या है, इस सभी कारण उसका जीवन बहुत कष्टदायी हो जाता है। उसके जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें खुशियाँ नहीं रह जाती और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शादी के बाद भी डिमांड्स नहीं रुकती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी पारिवारिक संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह का प्रोत्साहन। तो दहेज प्रथा बाल विवाह को प्रोत्साहन देती है। इसका कारण यह है कि बाल विवाह में अधिक दहेज की मांग नहीं की जाती। इस तरह से कन्या का बाल विवाह कर देना माता पिता के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है। यानी बाल विवाह जो बचपन में हो जाता है विवाह, यानी बच्चे अगर 8 साल 9 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी जाती थी। तो पहले टाइम में बाल विवाह को इसलिए भी प्रोत्साहित किया जाता था, इसलिए भी बढ़ाया जाता था कि बच्चे जब छोटे रहते तो लेने देने की जो प्रथा है वो नहीं होती थी और इससे माँ बाप लेने देने की या दहेज देने की प्रथा से भी बच जाते थे। ऋणग्रस्त आत्महत्या और शिशु हत्या। तो मध्यवर्गीय परिवारों के लिए कन्या के विवाह के लिए दहेज की रकम जुटाना कठिन होता है। इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है और परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। यदि परिवार का ऋण प्रबंध नहीं हो पाता तो कई बार समान व्यक्ति सामाजिक निंदा के भय से आत्महत्या भी कर लेता है। अनेक कन्या भी विवाह न हो पाने के कारण परिवार की चिंता कारण बन जाती है। वो भी जीवन से निराश होने के कारण आत्महत्या कर लेती। पहले कहीं तो कन्या के पैदा होते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। यानी ये ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशु हत्या क्या है, ये दहेज का एक सबसे बड़ा अभिशाप है कि हमें दहेज देना पड़ेगा। बेटी पैदा होती है तो बेटी को मार दिया जाता है, या फिर शादी होना है, शादी में ये सामान की डिमांड हुई है, हम नहीं पूरा कर पा रहे, या फिर हमने कर्ज ले लिया है, माँ बाप ने कर्ज ले लिया, नहीं चुका पा रहे, वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं या फिर लड़की ले लेती है। तो ये सब कारण क्या है कि दहेज मतलब दहेज के कारण बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और लोगों का
जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। नेक्स्ट है विवाह का व्यापारीकरण। तो दहेज प्रथा ने विवाह के पवित्र आदर्श का व्यापारीकरण कर दिया। आज दहेज की आकांक्षा इतनी अधिक बढ़ गई है कि विवाह के पहले लड़के का मोल भाव आदि किया जाने लगा है। यह हिंदू विवाह के संस्कारों पर गहरी चोट है। विवाह का व्यापारीकरण, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम अपना बेटा दे रहे हैं और किसी की बेटी ले रहे हैं तो हम धन राशि ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपना बेटा बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। शादी व्यापार नहीं होती, शादी दो दिलों का, दो परिवारों का मेल होता है और ये एक बहुत ही पवित्र और आदर्श बंधन होता है जिससे लोग आज बिजनेस समझने लगे हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी ये डिमांड्स नहीं पूरी हुई, हमारी वो डिमांड्स नहीं पूरी हुई। तो ये सभी क्या है, ये कोई अच्छा पवित्र बंधन नहीं बल्कि एक व्यापार बन के रह गया है। बेमेल विवाह। अधिक दहेज दे सकने में असमर्थ माता पिता अपनी योग्य, सुंदर और गुणवान कन्या का विवाह अवगुणी, कुरूप, अपाहिज पुरुष के साथ कर देते हैं। कुछ व्यक्ति तो इस प्रथा के कारण अपनी अल्प आयु की कन्या का विवाह बूढ़ों से भी कर देते हैं। कुछ बेमेल विवाह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। ऐसे विवाह समानता विवाह, विच्छेद व विधवा विवाह जैसी समस्याओं की ओर अधिक गंभीर बना देते हैं। यानी बेमेल विवाह की गरीब माँ बाप हैं और वो अपनी बेटी को ज़्यादा दहेज नहीं दे पाए, लेकिन उनकी बेटी पढ़ी लिखी, गुणवान, खूबसूरत, सब कुछ है, तो इसके बावजूद भी वो एक अयोग्य वर को अपनी बेटी सौंप देते हैं ताकि हमें सामान भी ना देना पड़े, हम फर्ज से अपने अदा भी हो जाए। और इससे क्या होता है कि लड़कियों का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता रहता है। बहुत सारे रिश्ते नहीं चलते, बहुत सारे तो अपनी बच्चों की शादी किसी बुजुर्ग के साथ करा देते हैं कि हमें सामान नहीं देना पड़ेगा और वो अच्छी कमाई करता है तो इससे उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो ये सभी बेमेल विवाह जो है ये दहेज प्रथा का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। दहेज के कारण अनेक परिवारों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। अपनी कन्याओं को दहेज देने के लिए अपनी आय का एक बड़ा भाग माता पिता को जमा करना पड़ता है। इसके कारण परिवार का जीवन स्तर भी स्वतः निम्न हो जाता है। यानी जब किसी परिवार में, ये आज के दौर की भी बात है कि जब किसी के परिवार में बेटी होती है तो जब वो होती है उसके बाद ही उनके माँ बाप की चिंता शुरू हो जाती है कि अब हमें इसकी दहेज के लिए, इसकी शादी के लिए सेविंग्स करनी है, सामान जुटाना है। तो इस वजह से वो अपना जीवन स्तर निम्न कर लेते हैं, सोचने विचारने में सेविंग करने लगते हैं, जिससे कि उनकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है और जीवन का स्तर भी निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है अनेक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। तो दहेज प्रथा अनेक सामाजिक समस्याओं यथा स्त्री शिक्षा में रुकावट, मानसिक असंतुलन, अपराध आदि को बहुत ज़्यादा जन्म देती है। इसी प्रथा के कारण आज अनेक विवाह टूट जाते हैं, अनेक माता पिता एवं कन्याएं मानसिक संतुलन खो बैठती हैं, अनेक व्यक्ति दहेज के प्रबंध के लिए रिश्वत लेने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं और अनेक अन्य बुराइयों को अपनाने लगते हैं। यानी दहेज प्रथा के कारण समाज में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है कि हमें अपनी बेटी को विदा करना है, उसके ससुराल की डिमांड पूरी करना है, तो हम या तो कर्ज लेंगे या फिर गलत काम करेंगे क्योंकि हमें उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो ये सभी क्या है, बहुत सारी असंतुलन की स्थिति, अपराध की स्थिति को पैदा करती है। यदि दहेज प्रथा के समस्या के समाधान की बात करें तो दहेज के खिलाफ भारत में कई ऐसे कानून बने, लेकिन उनके आंकड़ों से ये पता चलता है कि इन कानूनों का कोई विशेष फायदा हुआ नहीं है। जगह जगह पर यह पढ़ने को मिलता है कि दहेज लेना देना अपराध है, परंतु ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है केवल विज्ञापनों तक या फिर किताबों तक ही सीमित रह गई है और आज भी हमारे चरित्र में नहीं उतरी है। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही वैधानिक घोषित किए गए। दहेज एक सामाजिक समस्या है जिसका निराकरण करना आवश्यक है। दहेज प्रथा निराकरण के लिए समाज सुधार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण प्रयत्नों के बावजूद इसने अत्यंत भयावह रूप धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया है। इसका विकृत रूप मानव समाज को भीतर से खोखला कर रहा है और इससे समाज में तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है और समाज विघटित भी हो रहा है। वर्तमान में यह केवल अभिभावकों या फिर जन सामान्य पर निर्भर करता है कि वे दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव को समझें। अगर यह किसी के लिए अपनी प्रतिष्ठा की बात है तो किसी के लिए अपनी इज्जत बचाने की भी है। भारत में दहेज की समस्या का निराकरण करना किसी का पारिवारिक मामला नहीं बल्कि सामूहिक दायित्व बन चुका है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रभावी कदम उठाया जाए और दहेज लेना और देना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाए। तो दोस्तों, दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, मैंने सोचा था इन 3 टॉपिक्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन दहेज का टॉपिक इतना बड़ा है कि शायद इसके लिए एक वीडियो का एक जन्म भी कम है। खैर, नेक्स्ट वीडियो में हम तलाक और घरेलू हिंसा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।